नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करते हैं जूलॉजी फर्स्ट पेपर कोर्डेटा के बारे में। पेपर जो है आपका, इसमें आपको 3 सवाल करने हैं लगभग, और वो 3 सवाल कौन से करें इसके लिए आपसे बात करते हैं आज। कुछ और बातें हैं कि वैक्सीन के बारे में कुछ न्यूज़ चल रही हैं कि यूनिवर्सिटी कैंप लगवाएगी, वैक्सीनेशन कैंप स्टूडेंट्स के वैक्सीनेशन के लिए एग्ज़ाम से पहले। तो हो सकता है कि आपका वैक्सीनेशन हो जाए, करवा लें आप वैक्सीनेशन अगर उसमें पॉसिबल हो पाए तो। अगर भीड़ में लगना पड़े या ज़्यादा आपका टाइम ख़राब हो तो अवॉइड करना आप अभी स्टार्टिंग में। और क्लियर न्यूज़ अभी हमारे सामने आ जाएगी जस्ट 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर। और हम बात करते हैं अपने मेन पेपर कोर्डेटा के बारे में, क्योंकि ये 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसके साथ ही सेकंड पेपर आपका हो जाएगा 8:30 बजे से स्टार्ट। तो आपको 1.5 घंटे में ये करना है, उसके जस्ट बाद आपको सेकंड पेपर करना है। सेकंड पेपर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कोर्डेटा के बारे में। बहुत सारे विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कोर्डेटा में बहुत सारे ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं जो हम अटेंड नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पास होना है, अब 2 दिन आपके पास बचे हैं तैयारी के लिए, तो आपको 3rd यूनिट को बिल्कुल क्लियर करना है। यूनिट 3rd में से आप 3 के 3 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, 50% जो आपको अटैम्प्ट करना है। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी मिल जाएंगे, कई सारे सेम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आपके यूनिट 3rd के जो टॉपिक दिए हुए हैं, ये एग्ज़ाम में इनसे सेम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है आपका कि सर हम इनको अटेम्प्ट कैसे करें, लिखने का स्टाइल क्या हो, और कितना कंटेंट लिखा जाए, और किस तरह से लिखा जाए, डायग्राम बनाएं या नहीं बनाएं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, कोर्डेट्स में भी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, शॉर्ट में इनको परम बोलते हैं, PARAM। पी से पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इनमें सभी को शामिल किया गया है यूनिट 3rd में। और इनके कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे प्रॉपर, कि जैसे पीसीज जिनमें की मछलियाँ होती हैं, इनके कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें फर्स्ट टॉपिक का नाम है स्केल्स एंड फिन्स। तो एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन मिलता है आपको कि टिप्पणी कीजिए, और वो टिप्पणी क्या आएगी, उसमें जैसे ए और बी करके मिलता है। ए में जैसे आपको दे दिया कि पीसीज के स्केल्स, इनको हिंदी में शल्क बोलते हैं, पीसीज के शल्क। और जैसे आपको इसी का एक क्वेश्चन बी पार्ट दे दिया कि मछलियों में पैतृक रक्षण, और ये 3-3 नंबर के दोनों सवाल हो गए, टोटल 6 नंबर का हो गया। कुछ और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे मान लो आपको एक अगला क्वेश्चन जैसे ये मिल सकता है, ये संभावनाएं हैं एग्जाम में आ जाए, तो हो सकता है आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आ जाए जैसे एवीज के बारे में, है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, और फिर यहाँ पे ए जैसे उसने उठा लिया यहाँ से रेप्टाइल से उसने क्या लिखा कि जो सर्प होते हैं, सर्पों में विष उपकरण, पॉइजन एपरेटस इन स्नेक्स। और जो बी है वो दे दिया कि पक्षियों में प्रवास, माइग्रेशन इन बर्ड्स। इस पर टिप्पणी करो आप। 3-3 नंबर के सवाल होते हैं, बहुत ही आसान है ये यूनिट। जो कोर्डेटा की सबसे आसान यूनिट है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से सिक्योर मार्क्स जो होते हैं वो यूनिट 3rd के होते हैं। बहुत ही सिंपल है और याद करने लायक है, और जल्दी से याद हो जाती है। थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पास नोट्स हैं,
आप एक बार इनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना। एग्ज़ाम में कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया कि पिसीज के शल्क, इनके बारे में टिप्पणी कीजिए। सवाल कितने नंबर का है? 3 नंबर का। अब ये ध्यान देने की बात है कि आपको अगर पिसीज के शल्क, मछलियों के शल्क के बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे 10 पेज भर के आ जाएं। इसमें आपने 10 पेज भर दिए और दूसरा आपको ढंग से नहीं आ रहा, इसमें आपने 2 पेज लिख दिए, तो ये दिक्कत आती है। 3 नंबर का सवाल है तो इसका मतलब है कि आपको कम से कम 3-3.5 पेज भरने हैं, और पेज ही नहीं भरने, उनमें कंटेंट आपको लिखना है। तो आपको इनके क्या बताना है, जैसे इन्होंने सवाल पूछा है पिसीज के यानी कि मछलियों के शल्क, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे लिखना है शल्क, कि शल्क क्या होते हैं। ठीक है, कि मछलियों की बाह्य जो सतह होती है, त्वचा होती है, उसके ऊपर कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उनको पानी में बचाए रखती हैं, ओस्मोसिस नहीं होने देती, उनका कलर्स भी इन्हीं की वजह से होता है ना। इसकी डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले आपको। डेफिनेशन हो जाएगी 2 या 3 लाइन के अंदर। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि शल्कों के प्रकार, जो मछलियां होती हैं उनमें कितने प्रकार के शल्क होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने प्लेकोइड स्केल के बारे में लिख दिया, फिर आपने कोस्मोइड के बारे में लिख दिया, साइक्लोइड के बारे में लिख दिया। पहले आप इनके नाम लिख दो, आपको जितने भी टाइप्स आ रहे हैं उन सब के आप नाम लिख दो। फिर आप एक एक करके इनको डिस्क्राइब करो। जैसे आपने पहले इनके नाम लिख दिए, उसके बाद फिर फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट डालिए आप, कौन सा? प्लेकोइड, अच्छे से हेडिंग लगा के, और फिर इसके बारे में बताना शुरू करो कि इसकी स्ट्रक्चर ये होती है ना। इसमें भी आप ऐसे टॉपिक्स डाल सकते हो कि प्लेकोइड स्केल की स्ट्रक्चर ये होती है ना, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। उसके बाद फिर इसका डायग्राम बना सकते हो। ऐसे ही इन सभी स्केल्स के बारे में बता सकते हो। अगर यही सवाल 3 नंबर की जगह 6 नंबर का आए, तो पूरा चैप्टर आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है ना, तब आपको इनको डिटेल से बताना है। जितने भी स्केल्स हैं आपको पूरी डिटेल में बताना है। अगर 3 नंबर का है तो आप इनको शॉर्ट में लिख सकते हो, थोड़ा 3-3.5 पेज में, लेकिन अगर 6 नंबर का सवाल आता है तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। और ये जितने भी टॉपिक आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। हर साल एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आता है। आप एक बार इसमें देख के स्क्रीनशॉट ले लो इन सभी टॉपिक्स के नाम का, और इनको क्लियर करना है आपको बहुत अच्छे से। ये तो सवालों का पैटर्न बताया मैंने आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक टॉपिक है उसी के दोनों सब पार्ट्स आएँ। ऐसे कुछ यहाँ से अगला क्वेश्चन इसमें से उठाया जा सकता है। तो देखिए हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे मान लो कि आपके 6 नंबर का सवाल आ गया। 6 नंबर का सवाल क्या है कि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में उड़ान अनुकूलन, फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड्स, कि पक्षियों में ऐसे क्या अनुकूलन होते हैं, ऐसा क्या होता है उनमें कि वो उड़ पाने में सक्षम होते हैं, जबकि दूसरे प्राणियों के साथ ऐसा बहुत कम होता है कि वो उड़ पाते हों। कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ स्तनधारी जिनमें कि चमगादड़ शामिल है, कुछ दूसरे प्राणी उड़ सकते हैं, लेकिन जो मेनली फ्लाइट्स भरने में सक्षम, उड़ान भरने में जो सक्षम होते हैं, उनको हम पक्षी बोलते हैं। सभी पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होते, उनके भी एग्जाम्पल्स आप जानते हो। सभी उड़ने वाले पक्षी नहीं होते, और जो नहीं उड़ सकते वो भी पक्षी होते हैं। तो यहाँ पे पक्षियों में उड़ान अनुकूलन के बारे में जैसे सवाल आ गया आपका, 6 नंबर का आ गया,
कि वर्णन करो आप 6 नंबर में उड़ान अनुकूलन पक्षियों में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अनुकूलन। जो भी सवाल पूछा जाए बड़ा, सबसे पहले आप उसका जो पॉइंट है मेन, है ना, उसकी डेफिनेशन लिखो, इसकी परिभाषा क्या है कि अनुकूलन किसे कहते हैं। प्राणियों में होने वाले वो संरचनात्मक परिवर्तन जो कि उनमें विशिष्ट कार्यों के संपादन के लिए होते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हैं इनसे मिलती जुलती हुई। और पक्षियों में फिर आपको लिखना है पक्षियों में उड़ान अनुकूलन। तो आपको सबसे पहले यह टॉपिक डाल दिया, उसके बारे में आपको कम से कम 6-7 लाइनों में यहाँ पे भूमिका बनानी पड़ेगी कि जो पक्षी होते हैं वो उड़ पाने में सक्षम होते हैं, क्यों ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरे प्राणियों में ऐसा क्यों नहीं होता। आपको इसकी भूमिका बनाने के बाद आना है फिर मेन टॉपिक पे कि जो उड़ान अनुकूलन होते हैं उनके प्रकार। अगर आप इस तरह से डिवाइड करके लिखोगे क्वेश्चन को तो काफ़ी इम्प्रेसेबल होता है, इम्प्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, उसको आसानी से समझ में आ जाता है कि आपने क्या लिखा है, आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होती है और मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि अनुकूलन जो है, पक्षियों में उड़ान अनुकूलन है, वो किस प्रकार से है, क्या उसके प्रकार हैं। तो आप सबसे पहले उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दो कि जो पक्षियों में उड़ान अनुकूलन होते हैं, भाई सबसे पहला प्रकार क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, या जिसको हम आकारिकी एडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन या आकारिकी अनुकूलन। सेकंड हम क्या उसका प्रकार बता सकते हैं, शारीरिकी, है ना, एनाटॉमिकल। ये कौन सा है, मॉर्फोलॉजिकल। और तीसरा प्रकार कौन सा है यहाँ पे, कार्यिकी, फिजियोलॉजिकल। तो देखो इस तरह से आपने बता दी, यहाँ पे 3 प्रकार हैं पक्षियों में उड़ान अनुकूलन के। तो एग्जामिनर को समझने में आसानी हो जाएगी आप क्या बताना चाह रहे हैं। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले आकारिकी अनुकूलन। तो आप इसकी डेफिनेशन दीजिए कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि जो बाह्य रूपरेखा होती है जिसमें कलर, शेप और साइज होता है, कि पक्षियों का कलर क्या है, उनकी शेप क्या है, उनका साइज क्या है, जिससे कि वो उड़ान भर पाने में सक्षम होते हैं। हालांकि कलर से तो ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, शेप और साइज ही डिसाइड करती है यहाँ पे। तो आकारिकी अनुकूलन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, इसके पॉइंट्स बना दिया आपने, जैसे कि उनकी शेप। फिर आप क्या लिखते हो यहाँ पे, साइज। इसके अलावा यहाँ पे आप कलर्स के लिए यहाँ पे स्केल्स या जो फीदर्स, यहाँ पे एक टॉपिक लिखेंगे आप, फीदर्स। इनको हिंदी में पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे सब टॉपिक बन गए यहाँ पे आकारिकी अनुकूलन के कि उनकी शेप क्या है। आपने देखा होगा ना कि जो फ्लाइट होती है, हवाई जहाज़ जो होती है वो आगे से ऐसे पैनी होती है, तरकुरूपी होती है, स्पिंडल शेप होती है। ऐसे ही पक्षियों में होता है कि उनका आगे का भाग बिल्कुल नैरो होता है, पीछे से चौड़ा होता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हवा में घर्षण उनको कम से कम लगे। ठीक है, आप उनकी शेप बता सकते हो कि कैसी है वो, धारा के साथ बहने के लिए धारा रूपी या तरकु रूपी होते हैं। दूसरा है उनका साइज। अगर कोई पक्षी कम साइज का होगा तो आसानी से उड़ान भर पाने में सक्षम होगा। जितना बड़ा उसका साइज होता है तो वजन बढ़ने के कारण उसके पंख उसकी बॉडी के वेट को उठा पाने में सक्षम नहीं हो पाते। क्या कारण है कि जो छोटी सी चिड़िया होती बहुत तेज़ी से उड़ती है, लेकिन जो गोडावण पक्षी जो ऑस्ट्रिच होता है वो नहीं उड़ पाता। एमू को देख लीजिए आप, मुर्गे को देख लीजिए, मोर
थोड़ी बहुत उड़ान भर लेता है। मुर्गा तो छलांग ही लगाता है और शुतुरमुर्ग तो दौड़ता ही है, उससे तो उड़ा ही नहीं जाता। तो उनका वजन बढ़ने के कारण नहीं हो पाता। तो साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। एक उनमें बैलेंस बनाने के लिए पीछे पूंछ भी होती है पक्षियों में, देखा होगा ना आपने, उनमें पीछे पूंछ होती है। इनके अलावा आप क्या क्या बता सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, कि उनके जो पैर होते हैं उनकी सहायता से वो उछल उछल के चलते हैं, है ना, इस तरह से। पंजे होते हैं काफ़ी उनके पहने। और फीदर्स, पिच, इनका क्या रोल है? आपने देखा होगा कि पक्षियों के छोटे छोटे आपको ऐसे फीदर्स कई बार मिलते हैं, वो पूरे शरीर को कवर किए हुए रहते हैं, हर जगह को। तो इनसे काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं पक्षियों को, कि एक तो उनका जो शरीर है वो थोड़ा चिकना हो जाता है और वाटरप्रूफ हो जाता है। जब बरसात वगैरह में उड़ते हैं तो पंख, उनका शरीर गीला ना हो जाए, भीग के वो भारी ना हो जाएं, तो काफ़ी चिकने होते हैं और पानी को तुरंत उसके शरीर से ऐसे झटक दिया जाता है। इन फीदर्स के कारण ही पक्षियों का रंग होता है। कबूतर नीले रंग का दिखता है, तोता हरे रंग का दिखता है, मोर नीले रंग का दिखता है, चिड़िया कुछ कलर की दिखती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पे जो पाए जाने वाले छोटे छोटे फीदर्स होते हैं उनके कारण उनका कलर दिखाई देता है। पूरे शरीर को कवर करके रखते हैं, चमकीला बनाए रखते हैं, पानी के लिए वाटरप्रूफ होते हैं, और मेन जो है उनके शरीर का भार कम करते हैं, उत्प्लावनता का गुण बनाए रखते हैं, कि उससे उनका घनत्व जो है, उनका जो आयतन बढ़ जाता है लेकिन वजन उसके अनुपात में कम हो जाता है। इसलिए उड़ान भरने में भी सक्षम होते हैं, पंखों के सहारे पाए जाते हैं, है ना। एक जो नाम है, एक तो विंग्स होते हैं और एक होते हैं फीदर्स। तो विंग्स तो उनके अग्रपादों के रूपांतरण होते हैं जो कि उड़ने में सहायता करते हैं, विंग्स यानी पंख। और जो फीदर्स होते हैं इनको पिच बोलते हैं या फिर पर बोलते हैं। तो ये बता सकते हैं आप। इनके अलावा क्या बता सकते हैं, कि उनकी लंबी गर्दन होती है जिससे वो चारों तरफ खुद की गर्दन को घुमा के देख सकते हैं जल्दी से। काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है गर्दन भी उनकी। उनकी चोंच अलग अलग सब में उनके भोजन के अनुरूप परिवर्तित होती है ना। यहाँ पे अगला टॉपिक इसमें आप बता सकते हो चोंच के प्रकार, कि कोई पक्षी शाकाहारी होते हैं, कोई मांसाहारी होते हैं, कोई जैसे आपने देखा होगा एक कठफोड़वा पक्षी होता है, उसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है। ऐसे ही बगुले में देखिए आप। तो सब पक्षियों में खाने के लिए उनके पंख, उनकी जो चोंच है अलग अलग प्रकार से रूपांतरित होती है। बहुत सारे इस तरह के आप बता सकते हैं, नोट्स में देख के आप पढ़ लेना इनको। सेकंड नंबर पे क्या है, एनाटॉमिकल या शारीरिकी। उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐसे क्या चेंजेज होते हैं कि वो उड़ान भरने में सक्षम हो पाते हैं। एक कहावत है, आपने अक्सर सुनी होगी, कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, है ना। सफ़र में कौन है जो वज़न घसीट के घूमना चाहता है? जितना कम से कम सामान होता है उतना ही घूमने में मज़ा आता है। और पक्षियों को तो उड़ना होता है, तो इनका शरीर का वज़न कम से कम रहे, ये कोशिश की गई है। तो इसके लिए जो शरीर का वज़न जो होता है सबसे ज़्यादा वो क्या है, हड्डियों का। तो जो पक्षियों की जो हड्डियाँ होती हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, है ना। इनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, न्यूमेटिक या वातिल खोखली हड्डियां होती हैं, ठोस नहीं होती, वजन कम करने के लिए होता है उनमें। इनके अलावा उनमें अंडाशय एक ही पाया जाता है, मादाओं में सिर्फ एक होता है, एक जोड़ी नहीं होते। इनके अलावा कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर एक एक अंग देख के, कि उनको उड़ना होता है तो उनके फेफड़े में ऐसा क्या परिवर्तन होता है। जब वो पक्षी उड़ते हैं तो उनको कंटिन्यू ऑक्सीजन चाहिए उड़ने के लिए, ऑक्सीजन से ही तो एनर्जी मिल पाएगी उनको, और वो ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाएँ इसके लिए उनके फेफड़े काफ़ी विकसित होते हैं। और उनके जो फेफड़ों का उनके जो एल्वियोलाई होते हैं, उनके कुछ भाग उनकी हड्डियों के अंदर तक, जो खोखली है ना ये, उनके अंदर तक उनका कुछ भाग स्ट्रक्चर पाई जाती हैं
जहाँ पे उनमें वो जो गैसियस एक्सचेंज होता है। फेफड़े काफ़ी उनके डेवलप होते हैं। और रक्त के लिए बात करते हैं तो हृदय के बाद पक्षियों का हृदय भी काफ़ी विकसित होता है, काफ़ी बड़ा होता है उनके शरीर की तुलना में, अगर दूसरे प्राणियों से तुलना करें तो। और क्योंकि उनको बार बार पंप करना होता है, इसलिए हृदय का आकार बड़ा होता है, जल्दी जल्दी पंप करता है ये। और उनके जो रक्त के अंदर आरबीसी की संख्या है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पक्षियों के खून में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या फ़ायदा होगा कि उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन अटैच होगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन अटैच होगी तो उनको ज़्यादा एनर्जी मिल पाएगी, जिससे कि वो उड़ पाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या है, जैसे किडनी की बात करें, किडनी पक्षियों की होती है मेटानेफ्रिक। कैसी होती है? मेटानेफ्रिक, यानी कि बहुत ही विकसित प्रकार की होती है। और पक्षी अगर पानी पी के, जैसे ऊँट पानी पी लेता है ना एक हफ्ते भर का एक बार में, अगर पक्षी ऐसे पी लेंगे तो उड़ा ही नहीं जाएगा उनसे, तो वो तो पड़े रहेंगे आलसियों की तरह। इसलिए उनके शरीर में पानी को कम से कम रखा जाए। इसके लिए क्या है कि मेटानेफ्रिक किडनी होती हैं, काफ़ी अच्छे से फिल्टर कर देती हैं उसको, यूरिन को, और उसको वो बाहर निकालती हैं यूरिक एसिड के रूप में, है ना। बार बार अगर पानी पीती रहेंगी, बार बार ही अधिक मात्रा में पानी बाहर निकलता रहेगा तो उनको तो दिक्कत आएगी उड़ने में। हम तो यूरियोटेलिक हैं, जो मैमल्स होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन पक्षी कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक, यानी कि उनका उत्सर्जी उत्पाद क्या है? यूरिक एसिड। तो मेटानेफ्रिक किडनी होती है पक्षियों में। और पाचन तंत्र की बात करें, पक्षी ऐसा भोजन करना पसंद करते हैं जिसकी मात्रा कम हो लेकिन उससे एनर्जी ज़्यादा मिले। कम खाएं और उससे एनर्जी उनको ज़्यादा मिले। कीट पतंगे, मांसाहारी, कुछ ऐसे दाने, है ना, कुछ ऐसा ही भोजन करते हैं, फल वगैरह खाते हैं। जितनी जल्दी खाते हैं उतनी जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। आपने देखा होगा पक्षी हर जगह बीट कर देते हैं, खाते रहते हैं और बीट करते रहते हैं, तो काफ़ी तेज़ी से उनमें डाइजेस्ट होता है खाना। इस तरह से आप बता सकते हो, है ना, उनकी एनाटॉमी के बारे में। आप इनके यहाँ पे एनाटॉमी में ही उनकी फ्लाइट मसल्स के बारे में बता सकते हैं। चलो उसमें फिजियोलॉजी में देख लेंगे। तो दो प्रकार के क्या हो गए यहाँ पे? एडेप्टेशंस हो गए। एक और है यहाँ पे जिसका नाम है पर्चिंग, पक्षी साधन। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, छोटे सवाल में भी आता है कि पर्चिंग क्या है। कई बार 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि पर्चिंग पे टिप्पणी करो, पक्षी साधन क्या है। आपने देखा होगा कि जो पक्षियों के जो पंजे होते हैं, पंजे मतलब उनके क्लो, वो किसी भी चीज़ को ऐसे जकड़ लेते हैं। अगर कोई पक्षी मान लीजिए कि ये टहनी है तो उस पर बैठता है तो उसको ऐसे जकड़ लेता है, और वो जकड़न ऑटोमेटिक होती है। आपने देखा होगा कि पक्षी रात को तारों पे ही सो जाते हैं, जो बिजली के तार होते हैं। ऐसा किस लिए होता है कि वो जब भी किसी सरफेस को ऐसे पकड़ते हैं तो उनके पंजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पर्चिंग। इसको मैंने डिटेल में काफ़ी पढ़ाया हुआ है, इसकी मैकेनिज्म भी आपको समझा के लिखाई हुई है, इसका डायग्राम भी है, इसमें कौन कौन सी मसल्स काम में आती हैं, उनके ऊपर भी छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, इनके बारे में बात करते हैं कि पक्षियों की जो कार्यकी है, उनकी जो फिजियोलॉजी है, उसमें ऐसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाइए, और इस तरह से आप उनकी एडेप्टेशंस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का पैटर्न था जो मैंने बताया है। तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पीसीज में। पीसीज में स्केल्स पे या फिन्स पे जो टॉपिक आ गया, जैसे मान लो फिन्स पे पूछ लिया कि पक्षी जो
मछलियाँ होती हैं उनके फिन्स के बारे में बताइए। आप बता सकते हो ना कि पेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। जो पेयर्ड होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। इनके स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं। अनपेयर्ड के बारे में भी बता सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर और आपको डायग्राम बताना है। ऐसे ही माइग्रेशन पूछ लिया जाता है। माइग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे नहीं पता इस बार आएगा या नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको माइग्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है। इसको हिंदी में प्रवासन बोलते हैं या प्रवास बोलते हैं। ये 2 क्रियाओं से मिलके बना हुआ है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। आप्रवासन, उत्प्रवासन। मान लीजिए कि कोई टेरिटरी है, स्पेसिफिक कोई आवास है, इसमें दूसरी जगह से कोई प्राणी आके रह रहे हैं कुछ अस्थायी समय के लिए। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? इमिग्रेशन। जैसे अपने भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन आते हैं, बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं, कुछ टाइम बाद चले जाते हैं वो। तो हमारे उस अभ्यारण्य के लिए वो क्या हो रहा है? इमिग्रेशन हो रहा है। एमिग्रेशन क्या है कि किसी विशिष्ट आवास में, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले प्राणी पक्षी अस्थायी रूप से किसी दूसरे क्षेत्र में निवास करने के लिए जाते हैं। तो जाने की प्रोसेस क्या है? एमिग्रेशन या उत्प्रवासन। आई से आपको क्या याद रखना है? इन, यानी कि आएंगे। ई से क्या याद रखना है? एग्जिट, कि जाते हैं। आना जाना लगा रहता है। तो माइग्रेशन क्या हुआ कि इमिग्रेशन प्लस एमिग्रेशन इक्वल टू माइग्रेशन। आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए क्या हुआ? एमिग्रेशन। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे उसके लिए क्या हुआ? इमिग्रेशन। और इस तरह से प्रोसेस चलती रहती हैं, तो वो क्या है? माइग्रेशन। आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हो। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, यूनिराज में पढ़ रहे हो, आपकी कॉलेज में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आया, मान लीजिए कि वो कोटा से आया, कोई दूसरा है वो डीयू से आया। ये प्रोसेस यूनिराज के लिए क्या हो रही है? इमिग्रेशन। लेकिन अगर यूनिराज का कोई स्टूडेंट एमडीयू रोहतक में जाता है, तो ये उसके लिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनिराज से बाहर जा रहा है। वो प्रोसेस क्या है? एमिग्रेशन है। ऐसे ही पक्षियों के लिए होता है, जो उस विशिष्ट क्षेत्र में आए उसके लिए क्या है? इमिग्रेशन। जो उस क्षेत्र से बाहर जाए वो क्या है? एमिग्रेशन। और इस प्रकार से ये दोनों प्रक्रियाएं ही मिलकर क्या कहलाती हैं? प्रवास, माइग्रेशन। तो जो पक्षी होते हैं वो माइग्रेट क्यों करते हैं? क्या उनका उद्देश्य है? आप मुझे बताइए। आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं? अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, अगले साल आपका पीजी में एडमिशन हो गया, मान लो कि कहाँ पे हो गया? डीयू में हो गया। आप डीयू में क्यों गए? या आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया, मान लीजिए आपका, बधाई हो, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आपने क्यों लिया वहाँ पे एडमिशन? कि सर वहाँ पे कैरियर के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना, कुछ हमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा मिलेगी। तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है ना, उस चीज़ के लिए तो हो रहा है माइग्रेशन। तो पक्षियों में ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है कि जिसके लिए वो माइग्रेशन करते हैं? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? भोजन और प्रजनन, फूड एंड ब्रीडिंग। आपने सुना होगा कि साइबेरियन क्रेन या कुछ विदेशी पक्षी आते हैं अपने राजस्थान में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर के आसपास का एरिया है, केवलादेव, घना पक्षी विहार, इस तरह से वहाँ पे आते हैं। किस लिए आते हैं? प्रजनन करने के लिए। क्योंकि वो रूस से आते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों से आते हैं। वहाँ पे जब इतनी भयंकर सर्दी पड़ती है तो उस वातावरण में रहने में सक्षम नहीं हो पाते, और यहाँ पे मौसम अच्छा होता है उनके रिप्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे मेटिंग करने के लिए, तो आते हैं वो, इसी जगह पे आते हैं। अगर वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी रहेगी तो खाएंगे क्या वो? भोजन के लिए मेनली लोकल वाला होता है,
छोटी छोटी जगह में होता है। पक्षी खाने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, कई बार एक एरिया में सूखा अकाल पड़ गया, वहाँ से चले गए लोकली। तो मेनली जो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जो लंबी दूरी का माइग्रेशन होता है, वैज्ञानिक आज तक इस चीज़ को लेके सोच में है कि ऐसा क्या है पक्षियों में, जीपीएस टैग नहीं लगा हुआ उनमें, ना वो सैटेलाइट से चलते हैं, ना उनके पास दुनिया का नक्शा है, लेकिन ऐसा क्या है कि वो रूस से आए और भरतपुर में उसी जगह पे आके टेक ऑफ करते हैं। वो ऐसा क्या है कि वो उस जगह से जाके रूस में ही जाते हैं? कितने देशों की कितने किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती होगी उनको। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन चल रहा है। आप इनके बारे में लास्ट में बता भी सकते हैं ना, जियो टैगिंग वगैरह की गई है इसके लिए, और बताया गया कि वास्तव में ऐसा होता है। सूर्य की दिशा में चलते हैं, क्या क्या कारण इनको प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले क्या बताया, जो माइग्रेशन है उसका उद्देश्य क्या है। पहले आपने उसकी परिभाषा बताई, फिर आपने उसका बताया उद्देश्य क्या है, भोजन और प्रजनन के लिए। फिर आप क्या बताओगे, प्रकार क्या है। अच्छा, मैं एपिसीज में बता रहा था, मैं अवीज के लिए चला गया, माफ़ी चाहूँगा। मछलियों में जो माइग्रेशन होता है अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, पक्षियों का चल रहा था, चलो ठीक है। क्या क्या टाइप्स हैं उसके, सीजनल है या कुछ और है, उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में आप वर्णन करो। इसके बाद इसके क्या लाभ हैं, और लाभ हैं तो क्या हानियां हैं। इनके अलावा लाभ क्या हैं कि जैसे अगर कोई दूसरी प्रजाति यहाँ पे आई है तो कई बार लोकल जो स्पीसीज होती है उनके साथ उनकी ब्रीडिंग हो जाती है और एक नई प्रजाति का धीरे धीरे विकास हो जाता है ना। तो इससे वातावरण में विभिन्नताएं आती हैं जातियों में। हानियाँ क्या हैं कि लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है तो कई बार कुछ पक्षी रास्ते में ही मर जाते हैं, कुछ बिछुड़ के वहीं पे रह जाते हैं जो वापस कभी अपने वतन नहीं लौट पाते। कई सारे नुकसान भी हैं उनके, कुछ रास्ते में शिकारी प्राणियों के द्वारा मार दिए जाते हैं। और लास्ट में आप क्या बता सकते हैं कि इसका जो पता करने का तरीका क्या है, जियो टैगिंग वगैरह, उनको टैग वगैरह करते हैं कि माइग्रेट स्पेसिफिक दिशा में ही क्यों करते हैं वो, है ना। इस तरह से पक्षियों में आप बता सकते हैं माइग्रेशन के बारे में। चलिए मैं फिशेज के बारे में करता हूँ, माइग्रेशन के बारे में बात। पक्षियों के बारे में वो चल रहा था टॉपिक, उसी में चला गया मैं। जो मछलियाँ होती हैं उनमें माइग्रेशन के बारे में कई बार छोटे छोटे सवाल पूछ लिया जाता है। हर बार ये एक छोटा सवाल आता है कि जैसे उसमें पूछ लिया कि समुद्राभिगामी मछली क्या है, समुद्रा अपगामी मछली क्या है, या उभयगामी मछली क्या है ना। एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस, पोटाड्रोमस, एम्फीड्रोमस, ये सारे इंग्लिश नाम हैं। कई बार उनमें इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है कि एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या है, एग्जाम्पल सहित बताइए। तो आपको दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल पढ़ना है। देखो समुद्राभिगामी, इसमें क्या है कि जो मछलियाँ नदियों में रहती हैं, नदियों से कहाँ पे जाती हैं, समुद्र में, समुद्र की तरफ हो रहा है ना, समुद्र की तरफ अभिगामी यानी उसकी तरफ हो रहा है। तो जो मछलियाँ नदियों में रहती हैं लेकिन वो समुद्र में माइग्रेशन कर जाती हैं तो इस प्रकार का समुद्राभिगामी कहलाता है। समुद्र अपगामी यानी समुद्र से दूर है। तो जो मछलियाँ समुद्र में रहती हैं वो किधर जाती हैं, नदियों में। इनको नदी की धारा के विपरीत दिशा में तैरना पड़ता है। इनके मशहूर एग्जाम्पल्स आप कई बार डिटेल में पूछ लिए जाते हैं। उभयगामी यानी कि समुद्र से नदी में और नदी से समुद्र में। इनके आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ये काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं छोटे छोटे। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि एनाड्रोमस माइग्रेशन को डिस्क्राइब कीजिए, 3 नंबर का सवाल आ गया। या आपसे कैटाड्रोमस पूछ लिया गया तो आपको बताना है 3 नंबर में भी एग्जाम्पल बताना है, डिस्क्राइब करना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। पेरेंटल केयर क्या है कि जो मछलियाँ होती हैं उनमें पेरेंटल केयर कैसे होती है। पैतृक रक्षण, तो सबसे पहले आपको अगर 3 नंबर का सवाल आता है तो इसकी डेफिनेशन बतानी है कि पैतृक रक्षण क्या होता है। पैतृक मतलब जो पेरेंट्स के द्वारा, और रक्षण का मतलब क्या, उनकी केयर करना, उनकी रक्षा करना। तो अविकसित शिशुओं या अंडों की तब तक देखभाल करना जब तक कि वे वयस्क में परिवर्तित या रूपांतरित नहीं हो जाते, क्या कहलाती है, पैतृक रक्षण। मछलियाँ किस तरह से करती हैं, काफ़ी सारी संख्या में अंडे देती हैं मछलियाँ, तो इनके काफ़ी सारे तरीके हैं, आपको बता रखे हैं कि कुछ अंडों के चारों तरफ लिपट जाती हैं,
कुछ उनको अपने शरीर पे धारण किए रहती हैं, कुछ के शरीर के ऊपर विशिष्ट डिजाइन बन जाते हैं, कुछ अपने मुंह के अंदर अंडे दबा के रहती हैं, कुछ ग्रंथि में घोंसला बना लेती हैं। इस तरह से बहुत सारे इनके प्रकार हैं। विद एग्जाम्पल विद डायग्राम आपको बताना है, ये सवाल आता है। फिर एम्फीबिया में आता है पेरेंटल केयर, कि जो उभयचर होते हैं उनमें पैतृक रक्षण किस प्रकार से होता है, वही उनके प्रकार हैं घोंसला बनाने की, है ना, नेस्ट। कुछ उनके शरीर के ऊपर अध्यावरणीय प्याले बन जाते हैं, कुछ मुंह में दबाए रखते हैं, कुछ नदी के पैंदे में घोंसला वगैरह बनाते हैं, कुछ पेड़ों के पत्तों के सहारे बना देते हैं, कुछ अपने झाग से बनाते हैं। अगला टॉपिक फिर आता है रेप्टाइल्स में। इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि जो जहरीले यानी कि जो पॉइजनस है और विषहीन नॉन पॉइजनस स्नेक्स में क्या डिफरेंस है। तो विषैले और विषहीन सर्पों में क्या अंतर है। अगर 3 नंबर का सवाल आता है तो आपको इनको बताना है कि क्या क्या डिफरेंस है विद एग्जाम्पल। दुनिया के बहुत सारे सांप विषहीन होते हैं। भारत में तो लगभग 70% सांप ऐसे होते हैं जो विषहीन होते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो सांप है वो सब में जहर होता है। सब में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। सबसे मशहूर एग्जाम्पल क्या है, कोबरा, नाजा, नाजा नाजा, नाजा बुंगेरस, क्रैट, रसेल वाइपर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। विषहीन में सबसे मशहूर एग्जाम्पल क्या है, पाइथन, अजगर। इनके अलावा जो आप जिसको दुमुही बोलते हो, धामन जिसका लोकल नेम है वो। तो इनमें आपको डिफरेंसेस देखने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। फिर इसमें अगला टॉपिक आता है पॉइजन एपरेटस। सर्पों का विष उपकरण, की जो विषैले सर्प होते हैं उनमें ऐसा क्या होता है कि वो जहर को अपने अंदर बना के रखते हैं, और जब वो किसी को बाइट करते हैं तो वो जहर किस प्रकार से उनमें इंजेक्ट करवाया जाता है। तो इसके लिए इस यहाँ छोटा सा नाम है फैंक्स। इनको विषदंत बोलते हैं। तो सांपों की सबसे बड़ी पहचान है विषैले सांपों की कि उनमें क्या होते हैं, विषदंत होते हैं, और 2 होते हैं संख्या में, और काफ़ी पहने होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते, बराबर साइज के होते हैं। इस तरह से मुड़ते हैं, इसलिए जब किसी को बाइट करता है, मान लीजिए कि ये स्नेक ने किसी को बाइट किया है किसी के हाथ या पैर पे, तो इनकी हेल्प से बाइट करता है तो उस पर ऐसे 2 निशान बन जाते हैं। तो जहरीले सांप ने अगर काट लिया तो उसकी बाइटिंग का जो स्कार जो बनता है इस तरह का होता है। तो डॉक्टर देखते ही समझ जाता है कि जहरीले सांप ने काटा है। लेकिन जहरीले सांप के काटने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी डेथ हो ही जाएगी। कई बार सांप अपनी सुरक्षा के लिए ड्राई बाइट कर देते हैं, यानी कि जहर इंजेक्ट नहीं करते, लेकिन लोगों को लगता है कि सांप ने काट लिया तो मरना ही है। ऐसा नहीं होता। अधिकतर लोग सांप के डर के कारण मरते हैं। आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में पूछ लिया जाता है कि दंशन क्रिया कैसे होती है, वो आपको पढ़ना है। एविज के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। फीदर्स के टाइप पढ़ने हैं, माइग्रेशन पढ़ना है, एडेप्टेशंस पढ़ने हैं। फिर आता है मैमल्स के बारे में, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं मैमल्स। इनमें 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक का नाम है एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण। एक ही जगह पे एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अगर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं जो कि विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए होते हैं। मशहूर एग्जाम्पल है फिंचेज ऑफ डार्विन, डार्विन की फिंचें। डार्विन एक द्वीप पे गए थे अध्ययन करने के लिए, गैलापागोस द्वीप नाम था। वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे पक्षियों को देखा कि उनके सबकी चोंच अलग अलग थी। तो उन्होंने इस तरह से एक थ्योरी दी थी कि एक ही जगह पे स्टार्टिंग में उनके पूर्वज थे पक्षियों के, अलग अलग जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अलग अलग जगह पे अलग प्रकार का उनका खाने का सामान था, उनका भोजन की प्रकृति अलग थी, इसलिए सबकी चोंच अलग अलग प्रकार से रूपांतरित हो गई। तो आपको ये पढ़ना है। अनुकूली विकिरण में क्या है, विकिरण का मतलब होता है फैलना, और अनुकूली का मतलब फ़ायदे के लिए। तो जो प्राणी होते हैं अपने फ़ायदे के लिए
उनके कुछ अलग अलग जगह पे वो चले जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उनका, भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है, और उनमें ऐसे कुछ कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं जो कि उनको मॉर्फोलॉजिकली अलग कर देते हैं। उनको हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण। डार्विन की फिंचें एग्जाम्पल है। दूसरा इसमें टॉपिक आता है दंत विन्यास, डेंटिशन। इस बार लगता है कि ये सवाल आ सकता है। स्तनधारियों में दंत विन्यास 3 नंबर का आता है, आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। फिर इसके प्रकार बता देते हैं शॉर्ट में, 5-6 आप डायग्राम्स भी बना सकते हो। अगर 6 नंबर का आता है, डेफिनेशन बतानी है, टाइप्स बताने हैं, किस किस आधार पे दांत कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कि उनकी आकृति के आधार पे या जबड़े में धसे हुए हैं या नहीं है उसके आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, जीवन में कितनी बार आते हैं उसके आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। मानव में 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते ही हो, है ना, कौन कौन से, आई, सी, पी, एम और एम। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इन इंसान का जो, मानव का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 इंटू 2, तो टोटल 32। इसमें छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जैसे चूहे का दंत सूत्र बताइए, हाथी का दंत सूत्र बताइए, खरगोश का दंत सूत्र बताइए। इस प्रकार से आपको डेंटल फॉर्मूला आज याद करने हैं और प्रकार आपको बता ही देने हैं। उनके 6 नंबर में आते हैं, तो सभी जितने भी प्रकार हैं आपको उनके डायग्राम्स भी बनाने हैं और फिर उनके कुछ आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि क्या फ़ायदा होता है। तो ये तो यूनिट 3 के बारे में बात की है हमने इस वीडियो में। इसमें आपको सभी टॉपिक्स बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है और आप इनको अच्छे से समझ के करना। और कल के वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिट 1 के बारे में। इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट पेपर जो सेकंड पेपर है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा डाउट है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।